हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शुभम फोगाट और हमने अपने पिछले स्टैटिस्टिक्स के वीडियो में यूनिट 3 जो है वो कंप्लीट कर ली थी, जिसके अंदर हमने अलग अलग टॉपिक जैसे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और कुछ टेस्ट जो थे वो पूरे किए थे, जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर क्लासिफाई किए जाते हैं। आज हम अपनी यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम अपने सबसे पहले जो टॉपिक है यानी एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स उसको स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो है काई स्क्वायर टेस्ट हम अपनी सीरीज के अंदर पूरा कर लेंगे और इससे फिर जो है आपका स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस भी है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक जो है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स जो यूनिट 4 का अपना सबसे पहला टॉपिक है, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं, इसका मतलब क्या होता है और आपके स्टैटिस्टिक्स में इसका क्या उपयोग है। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स इन स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज यानी कि स्टैटिस्टिक्स की भाषा में द कंसेप्ट ऑफ एसोसिएशन इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कॉमन सेंस ऑफ एसोसिएशन। देखिए आपके लिए एसोसिएशन का मतलब होता है दो चीजों का आपस में जुड़ना या दो चीज आपस में कितनी ज्यादा रिलेटेड है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स की भाषा में इनका जो है मतलब जो है वो थोड़ा अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। कोरिलेशन यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है, रिलेशन यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन बस उसको समझने का जो जरिया है, जो तरीका है, वो थोड़ा यहाँ पर अलग है। नॉर्मली इफ टू एट्रीब्यूट ए एंड बी, मान लीजिए कोई दो एट्रीब्यूट्स हैं जैसे आपका खाना और हेल्थ, फूड एंड हेल्थ, जो ए और बी की तरह डिनोट किए जा रहे हैं, अपीयर सेवरल टाइम्स टुगेदर देन दे कैन बी अज्यूम्ड टू बी एज रिलेटेड। तो दो चीजें जो हैं, दो मान लीजिए एट्रीब्यूट्स हैं, दो क्वालिटीज हैं, दो फीचर्स हैं जो बहुत बार जो रिपीट की जाती हैं। जैसे आपका अपना खाना है, दिन में 4 बार खाते हैं, 3 बार खाते हैं, डिपेंडिंग कितनी बार खाते हैं, तो वो चीजें कई बार रिपीट की जाती हैं। और आप जितना अच्छा खाना खाएंगे, जितनी बार खाएंगे, और उसके हिसाब से कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर आप अपनी फिजिकल हेल्थ और फिजिकल एक्टिविटी जो है वो उस पर भी ध्यान देंगे, तो आपकी अल्टीमेटली जो हेल्थ है, आपका जो हाइजीन है वो बेटर हो सकता है। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर बताई जाएंगी। बट according to Yule and Kendall, statistics A and B are only related if they appear together in more cases than expected if they are separate. तो for example, जितना ज्यादा खाना खाएंगे उतनी ओबेसिटी के शिकार हो जाएंगे, जितना मीठा खाएंगे उतनी डायबिटीज हो जाएगी। तो इस तरह की चीजें जो है कि भाई दो चीजें जितनी बार की जाएंगी वो उतनी ज्यादा रिलेटेड आपस में हो जाएंगी। आप जितना ज्यादा मीठा खाएंगे तो मीठे से रिलेटेड आपको जो डिजीजेज हैं, देखिए एनर्जी मिलना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वो लिमिटेड आप अगर मीठा खाएंगे तो होता है, लेकिन अगर आप ज्यादा मीठा खाएंगे जरूरत से ज्यादा, आपकी बॉडी की डिमांड से ज्यादा, तो फिर वो जो है ओबेसिटी, डायबिटीज, इस तरह की चीजें जो आपको क्रिएट की जा सकती है। अब आ देते हैं किस तरह के जो है एसोसिएशन स्टैटिस्टिक्स में हम बात करते हैं। स्टैटिस्टिक्स की भाषा में हमारे एसोसिएशन जो है यानी एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट है वो कितनी तरह से डिफाइन किए जाते हैं। तो बेसिकली 3 तरह है। हमारा पॉजिटिव एसोसिएशन यानी कि जब एक चीज को करने से और दूसरी चीज की अकरेंस जो है वो बिल्कुल जो है रिलेटेड है, वो बिल्कुल पॉजिटिवली रिलेटेड है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। जैसे अच्छा खाना खाने से अच्छी हेल्थ जो है वो आपको मिलती है। डिस एसोसिएशन या नेगेटिव एसोसिएशन यानी कि उसी का उल्टा, पॉजिटिव एसोसिएशन का उल्टा कर देंगे, यानी कि आप जितना ज्यादा खाएंगे उतनी ज्यादा ओबेसिटी हो जाएगी आपको, या मैं कहूं कि दवाई लेने से आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपकी दवाई यानी कि एक एट्रीब्यूट जो है आपका दवाई लेना, वो किसी चीज को काउंटर कर रहा है, वो किसी दूसरे एट्रीब्यूट को जो है कम कर रहा है, तो वो चीज यहाँ पर बताई जाएगी। या फिर आता है नो इंडिपेंडेंस या फिर एफिलिएशन, यानी किसी तरह का कोई भी जो है एसोसिएशन उन दो वेरिएबल्स के बीच में नहीं एग्जिस्ट कर रहा। द अपीयरेंस ऑफ वन एट्रीब्यूट इज फॉलोड इन पॉजिटिव कोरिलेशन बाय द अपीयरेंस ऑफ अनदर एट्रीब्यूट। बिल्कुल सही बात है। हेल्थ एंड हाइजीन का यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि आप जो है हेल्थ जो है आपकी वो जो बताती है कि आपका जो हाइजीन है वो कितना अच्छा होगा। फॉर एग्जांपल आर पॉजिटिवली एसोसिएटेड, क्योंकि दोनों ही एक ही डायरेक्शन को पॉइंट कर रहे हैं। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपका हाइजीन अच्छा है, और अगर आपका हाइजीन अच्छा है और तो आपकी हेल्थ अच्छी है। लेकिन अगर दोनों ही जो है बुरे डायरेक्शन में लिए जाए, यानी कि अगर आपका हाइजीन बुरा है तो आपकी हेल्थ भी बुरी हो जाएगी, लेकिन दोनों जो है सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो इस फंक्शन को किस तरह डिनोट किया जाएगा, बिकॉज एन यानी कि अकरेंस जो है ए और बी की जो है वो बड़ी है ए बी से, यानी कि ए और बी की अलग अलग जो है अकरेंस वो ए बी से ज्यादा है, तो वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड मानी जाएंगी। The existence of one attribute say A in negative association implies the absence of another attribute say B और vice versa। यानी कि किसी काम को करने से दूसरा काम अगर जो है खत्म हो जाता है या दूसरा काम बंद हो जाता है तो उसको नेगेटिवली एसोसिएटेड का नाम दिया जाता है। जैसे आपको सर दर्द हो रहा है, आप दवाई ले लीजिए, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो दवाई यानी मेडिसिन आपकी और आपका जो है सर दर्द जो है वो नेगेटिवली एसोसिएटेड है, कि आप कोई भी एक काम कर रहे हैं उसकी वजह से दूसरा जो फैक्टर है वो आपका कम हो रहा है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो अकरेंस है यानी कि ए बी की वो लेस देन है ए बी की मल्टीप्लाइड फॉर्म में, यानी कि इकट्ठी फॉर्म में है। तो इस तरह का आपको अगर पूरी वो जो है एसोसिएशन दिखाई देता है तो वो आपका यानी कि नेगेटिवली एसोसिएटेड है। उसके बाद अगर इक्वल टू का साइन आ जाता है यानी वहां पर कोई भी किसी तरह की भी एसोसिएशन नहीं है। मेथड यूज टू मेजर एट्रीब्यूट एसोसिएशन, तो कुछ मेथड्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं हमको, 5 मेथड्स हैं, इनको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। ये मेथड्स हमें बताएंगे कि किस तरह जो है हमको एसोसिएशन डिटरमाइन करनी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इंडिपेंडेंट है।
to certain method used to measure the relationship between two such phenomena, the magnitude of which can be determined and where we can only consider the presence or absence of an attribute। तो ये चीज यहाँ पर बताई जाएगी। कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो हमारा सबसे पहला तरीका या मेथड या टेक्निक जिसको आप कह सकते हैं वो है कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, यानी क्या हमने देख रहे हैं और क्या चीज की हमने उम्मीद की थी, उन दोनों को कंपेयर कर लेंगे और जो वेरिएंस वहां से निकलेगा उससे हमें पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिवली एसोसिएटेड है, नेगेटिवली है, या फिर कोई एसोसिएशन इनमें नहीं है। उसके बाद प्रोपोर्शन मेथड है, फिर यूज कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन है, कोफिशिएंट ऑफ कोलिगेशन है और कोफिशिएंट ऑफ कंटिजेंसी है। आइए इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, अंडर दिस मेथड द एक्चुअल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर रिक्वायर्ड विद द एक्सपेक्टेड वंस। तो हमारे पास जो एक्चुअल नंबर है, यानी कि हमने जो उम्मीद की थी, हमें एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट्स थे वो क्या है और हमारे जो एक्चुअल रिजल्ट्स आए हैं वो क्या है, तो उन दोनों की जो है यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि उन्हीं दोनों को कंपेयर करके हम जो है कंपेयर कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो किस तरह से निकाली जाएगी, रो टोटल कॉलम टोटल ग्रैंड, ये क्या लिखा है इन्होंने, रो टोटल कॉलम टोटल ग्रैंड टोटल, तो इस तरह की जो है वैल्यू यहाँ पर दी गई है। आइए इसको फॉर्मूले से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। पॉजिटिवली एसोसिएटेड इफ एक्सपेक्टेड वैल्यू इज लेस देन ऑब्जर्व्ड वैल्यू, तो अगर आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो अगर लेस है ऑब्जर्व्ड वैल्यू से, यानी जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो आपके रिजल्ट्स आए हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशन से कम है, तो जो एसोसिएशन है वो हो जाएगा पॉजिटिव। और अगर वो आपके एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू यानी कैलकुलेटेड वैल्यू यानी जो रिजल्टेंट वैल्यू है उनसे ज्यादा है, तो आपका जो है नेगेटिव हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू हम ये चीज समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मेल पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन स्टेट इज 250 lakhs, तो 250 लाख यानी कि 2.5 करोड़ जो है हमारी पॉपुलेशन है, मेल पॉपुलेशन। द नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स इज 26 lakhs, 26 लाख उसके अंदर से जो है लिटरेट मेल्स हैं यानी कि पढ़े लिखे पुरुष हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ मेल क्रिमिनल्स इज 32,000, और मेल जो अपने कैदी हैं या क्रिमिनल्स हैं वो है 32,000। 26,000 पढ़े लिखे पुरुष हैं और 32,000 जो है हमारे पास क्रिमिनल्स है। द टोटल नंबर ऑफ लिटरेट मेल क्रिमिनल इज 3,000, और पढ़े लिखे क्रिमिनल्स 3,000 है। डू यू फाइंड एनी एसोसिएशन बिटवीन लिटरेसी एंड क्रिमिनलिटी, तो ये पूछ रहे हैं कि लिटरेसी यानी पढ़े लिखे होने में और क्रिमिनल होने में क्या एसोसिएशन है वो जरा बताइए। तो आइए इनको जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट लिटरेट मेल्स बी डिनोटेड एज ए, जो कैपिटल ए है वो हमारा पढ़े लिखे जो की जिनकी वैल्यू थी हमारी 26 लाख वो डिनोट करेगी, और इलिटरेट मेल्स हो जाएंगे हमारे अल्फा, यानी कि 26 लाख हमारे पढ़े लिखे हैं वो बड़े ए से डिनोट किए जा रहे हैं, कैपिटल ए से डिनोट किए जा रहे हैं, तो जो अल्फा हो जाएगा उसको डिनोट करने के लिए मतलब इलिटरेट मेल। Let B represent male criminals so that males who are not criminal would be denoted as beta। तो हमारे पास यहाँ पर चार चीज आ गई है, हमारे पास ए आ गया है, हमारे पास अल्फा आ गया है। ए जो है वो है पढ़े लिखे पुरुष, अल्फा जो है वो है अनपढ़ पुरुष, और जो है बी जो है हमारे पास वो है क्रिमिनल्स, यानी कि क्या बोलते हैं क्रिमिनल्स को हिंदी में, जो भी बोलते हैं, और बीटा जो है वो आ जाता है जो क्रिमिनल नहीं है। तो वही चीज यहाँ पर है, यानी ए का जो इनवर्स है वो अल्फा है, बी का इनवर्स क्या है, बीटा। तो यहाँ पर हमारे पास चार चीजें आ गई हैं। तो ए कितना है हमारे पास यहाँ पर 26 है, बी कितना है हमारे पास 0.32 यानी कि 32,000, और अल्फा कितना हो जाएगा हमारा, अल्फा कितना दे रखा है, अल्फा हमें नहीं दे रखा, तो अल्फा और बीटा जो है हम कैलकुलेट कर लेंगे अपने आने वाली वैल्यूज के लिए। उसके बाद हमारे पास ये फिगर्स आ जाते हैं, यानी ए बी जो है वो कितना आ गया 0.03, और एन कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 250। तो ये जो वैल्यूज है हमारे पास आ गई हैं। तो अब आइए एसोसिएशन पढ़ते हैं। तो सिंपल सी चीज है, ए और बी किस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा, 26 ए है, 0.32 हमारे पास क्या है बी, ठीक है बी, ये देखिए ना 32,000, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी 0.03, ये आ जाएगा हमारा ए बी जो कि हमने यहाँ इस्तेमाल किया है। इसको एन जो है हमारा 250 आ जाएगा। तो अब देखेंगे हमारी ए बी, देखिए ए बी कितना था 0.03, ए बी 0 कितना है जो हमने ये कैलकुलेट किया 0.332, तो पॉइंट देखिए 0.03 जो है वो बड़ा, ये छोटा है किससे, ये हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है, क्या ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू 0.0332। तो मान लीजिए इसको अगर मान लीजिए मैं और सिंप्लीफाई करूं तो ये 0.300 है, क्योंकि हमें आगे वैल्यू दे नहीं रखी तो हम 0 प्लेस कर देंगे, और ये चीज जो है वो किससे छोटी होगी हमारी 0.0332 से। तो 0.00032 फैक्टर जो है वो ये इससे बड़ा है। तो यानी कि हमारा जब हमारी क्या थी, ये क्या थी हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू या जो ऑब्जर्व वैल्यू है उससे जो है कम आई है, तो हमारा जो क्या नाम है एसोसिएशन है वो क्या आ जाएगा हमारा नेगेटिवली एसोसिएटेड। प्रोपोर्शन मेथड, प्रोपोर्शन क्या है, अगला मेथड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर गिवन है तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। डब्बे क्या है, अच्छा देखिए इंडिपेंडेंट यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए, यहाँ पर लिखूंगा बी, यहाँ पर लिखूंगा बी, यहाँ पर लिखूंगा ए, यहाँ पर लिखूंगा बीटा। तो यहाँ पर इक्वल का साइन है याद रखिएगा, यानी कि इंडिपेंडेंस, जहां पर कोई रिलेशन कोई एसोसिएशन जो है वो नहीं है। यहाँ पर फिर से मैं लिखता हूँ ए, ये लिखूंगा बी, ये लिखूंगा फिर बी,
तो ये बड़ा है किससे, हमारी जो ए बीटा डिवाइडेड बाय बीटा से। और फिर सिमिलरली यहाँ पर बस फर्क इतना आ जाएगा कि ये यहाँ पर छोटी वैल्यू लेंगे, यानी ए बी डिवाइडेड बाय बी, ए बीटा डिवाइडेड बाय बीटा। तो ये तीन फॉर्मूलेज हैं हमारे प्रोपोर्शन मेथड में इस्तेमाल किए जाएंगे। हमको दे रखा है ए दे रखा है, बी दे रखा है और बीटा दे रखा है और टोटल दे रखा है। तो आइए जरा इसको कैलकुलेट करते हैं। तो प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ए बी डिवाइडेड बाय बी, ए दे रखा है, बी दे रखा है, या ठीक है। तो ये निकाल लेंगे, जो मल्टीप्लाई करके आपस में इनको डिवाइड करके 30/50। तो ये चीज हमारी क्या आ जाएगी, ए इन बी की प्रोपोर्शन, यानी कि बी में ए कितना है वो चीज यहां से पता चल जाएगी। सिमिलरली बीटा में ए कितना है, ये देखिए ना क्या क्या रखा है, ये बी जो है उसका बी का टोटल कितना है 50 है, और हमारे को क्या निकालना है, सिर्फ ए निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे कि भाई 30 है, जो टोटल है 50 है, उसके अंदर से 30 जो पार्ट है वो ए है, तो उसकी प्रोपोर्शन कैसे निकाल लेंगे 30/50 करके। सिमिलरली हमें जो है बीटा में ए निकालना है, तो बीटा कितना हमारा 150 है, और बीटा में ए कितना है वो है 50 है। तो बीटा में यानी टोटल जो है वो है 150, उसके अंदर ए की प्रोपोर्शन कितनी है, तो 50/150 कर देंगे। तो हमारे पास क्या उत्तर आ जाएगा, 0.03 आ जाएगा। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब हम इनको मैच करके देख लेते हैं ऊपर की तरह। तो हमारे पास देखिए ए बी डिवाइडेड बाय बी की कितनी आई 0.6 आई, और ए बीटा डिवाइडेड बाय बीटा की कितना 0.33 आई। तो हमारी जो ये वाली प्रोपोर्शन है वो जो अपनी नीचे ए इन बी की प्रोपोर्शन है वो ए इन बीटा की प्रोपोर्शन से ज्यादा है। तो यहाँ पर रिलेशन किस तरह का हो गया, हम देखेंगे यहाँ पर कि जब ए बी डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू जो है ए बीटा डिवाइडेड बाय बीटा की वैल्यू से ज्यादा होती है, यानी कि सिमिलर यहाँ पर, तो हमारा रिलेशन क्या रहता है, पॉजिटिव। अगर वैल्यू यहाँ पर 0.33 होता और यहाँ 0.6 होता तो हमारा क्या आ जाता, नेगेटिवली एसोसिएटेड। तो बस ये कुछ चीजें हैं जो आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखनी है। क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा पूछे नहीं जाते, आप बस ये तरीके जो है एक बार याद कर लीजिए। उसके बाद आता है यूल्स कोफिशिएंट ऑफ, यूल ने ये कोफिशिएंट दिया था, जो है नाम दिया, ये इनका नाम जो यहाँ पर दिया गया है उडनी यूल, तो ये नाम था इनका, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने ये फॉर्मूला अपना पूरा दिया था। ए बी मल्टीप्लाइड बाय अल्फा बीटा माइनस कर देंगे ए बीटा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा बी और डिवाइड कर देंगे ए बी, सिमिलरली इन चीजों से। और बस फर्क इतना होगा कि हम जो डिवाइड करेंगे उसके अंदर इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर रहे होंगे। तो लाई जो फैक्टर है वो कहां पर लाई करेगा, यानी क्यू की वैल्यू जो है वो -1 और +1 के बीच में, और क्यू अगर 1 है तो मतलब कोई जो है पॉजिटिव है अपना जो हमको रिजल्ट चाहिए, और जो है अगर क्यू -1 आ जाता है तो हमारा नेगेटिव है, जो ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया, और क्यू अगर 0 आ जाता है यानी कि कोई एसोसिएशन ही नहीं है वहां पर, तो डिसएसोसिएशन हमारा बन जाता है। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, सैंपल ऑफ 1000 चिल्ड्रन, तो 1000 बच्चे हैं, 400 जो हैं हायर इनकम ग्रुप में आते हैं, और बाकी जो बच गए यानी कि 600 वो लोअर इनकम ग्रुप में आते हैं। द नंबर ऑफ delinquent चिल्ड्रन इन दिस ग्रुप was 50 and 200 respectively. Calculate the coefficient of association between delinquency and income group। एक मिनट इसका मीनिंग देख लेता हूं मैं। डी बिहेविंग बैडली और ऑफन ब्रेकिंग द लॉ, तो बदतमीज बच्चों की यहाँ पर बात की जा रही है कि कुछ बदतमीज बच्चे भी हैं, वो इसके अंदर 50 और 200 हैं, यानी कि 400 में जो हायर इनकम ग्रुप है उसके अंदर 50 बच्चे बदतमीज हैं, और 600 जो हैं जो लोअर इनकम ग्रुप के बच्चे हैं उनके अंदर से 200 बच्चे जो है वो बदतमीज हैं। तो उस तरह का है हमें रिलेशन जो बताया गया है। तो ए डिनोट हायर इनकम ग्रुप और अल्फा, यार ये डब्बे पता नहीं क्यों बने हुए हैं यहाँ पर, अल्फा वुड डिनोट लोअर इनकम ग्रुप, बी डिनोट डिलिंक्वेंट यानी बदतमीज चिल्ड्रन, तो बीटा जो है वुड डिनोट नॉन डिलिंक्वेंट यानी कि जो नहीं बदतमीज हैं, जो अच्छे खासे बच्चे हैं। तो यहाँ पर टेबल गिवन है हमको, ये अल्फा है यहाँ पर, तो ये चीजें हमको अल्फा का टोटल और ये हमको एन दे रखा है यहाँ पर। तो ये टेबल जो हमने पुट कर लिया है, हमारे पास ए था ठीक कितना आ जाएगा 50, ये गिवन ही है यहाँ पर कि नंबर ऑफ डिलिक्वेंट जो है बच्चे हमने क्या मान लिया था, ए डिनोट द हायर इनकम ग्रुप, और अल्फा क्या हो जाएगा लोअर इनकम ग्रुप। तो ये लोअर इनकम ग्रुप के बच्चे यहाँ पर जो है पेश किए गए हैं। लोअर इनकम ग्रुप में कितने बदतमीज बच्चे थे, वो थे 200, इसमें कितने अच्छे बच्चे थे, वो थे 50। ए बी कितना हो जाएगा, यानी कि ए मल्टीप्लाइड बाय बीटा, तो हो जाएगा 350, और उसके बाद सिमिलरली अल्फा निकाल लेंगे 400, और ये जो है इनका टोटल यहाँ पर बन जाएगा एन हमारे पास 1000 बन जाता है। तो यही चीजें हैं बार बार, और इसको फिर से वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर दी गई है। क्यू में हमारा क्यू का जो है वो कितना आ गया, कोफिशिएंट कितना आ गया -0.55। तो ये क्या डिफाइन करता है, क्या हमारा वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव आई है, और जब नेगेटिव होता है तो हमारे को जो वैल्यूज हैं यानी कि ये वाला क्या डिनोट करता है कि हमारा जो एसोसिएशन है वो नेगेटिव है। उसके बाद आते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोलिगेशन। द इंपॉर्टेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट इज कोलिगेशन बाय कोफिशिएंट, द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ क्यू एंड लैम्डा इज यूज्ड। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये इसमें यूज किया जाता है, और लैम्डा की वैल्यू है -1 और +1 के बीच में यूज जो है डिफाइन की जाती है।
तो वही चीजें यहाँ पर दी गई हैं। तो 2 ये और 1 प्लस लैम्बडा का स्क्वायर। आइए आगे चलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंटीजेंसी के ऊपर। कंटीजेंसी टेबल इज अ टेबल ऑफ टू वेरिएबल grouped into groups. वाह। Joint incidence frequency. For example, for a sample of right and left-handed boys and girls, a contingency table will show the number of right-handed boys, right-handed girls, left-handed boy and left-handed along with the टोटल सेक्स एंड हैंडलिंग। तो इस तरह से जो है यहाँ पर बताया जाएगा। इसका एक्सप्रेशन जो है वो ये आ जाता है सी अंडर रूट, इसको पूरा, अरे यार सॉरी, ये अंडर रूट ऐसे, हाँ, तो सी अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस एन ये आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज यूज्ड टू एक्सेस द एसोसिएशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन एक्स स्क्वायर। कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकल। चलिए हम अपना जो अगला टॉपिक है उस पे आते हैं काई स्क्वायर टेस्ट के ऊपर। तो एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स जो है आप थ्योरेटिकली जो है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। प्रैक्टिकली इतना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आता नहीं है, आप थ्योरेटिकली जो है उसको एक बार जरूर से पढ़ लेना। कुछ खास है नहीं, प्लस माइनस जीरो का खेल है। प्लस है तो पॉजिटिवली एसोसिएटेड है, माइनस है तो नेगेटिवली है, और जीरो है तो आपका इंडिपेंडेंट है, यानी कोई एसोसिएशन वहां नहीं है। अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो है काई स्क्वायर टेस्ट। तो काई स्क्वायर टेस्ट जो है हमारा कार्ल पियर्सन जी ने जो है 1990 के अंदर डेवलप किया था। Chi-square test is denoted by the sign x square. It is a statistical test used to determine the significant differences between observed and expected frequency. And these tests also helpful in comparing population variance. It is one of the important non-parametric tests that are used to compare the more देन टू वेरिएबल फ्रॉम रैंडम सेलेक्टेड डाटा। तो कुछ ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। काई स्क्वायर टेस्ट अपना क्या है, एनपीटी है, यानी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। उसके अंदर कुछ चीजें हैं जैसे एज अ गुडनेस ऑफ फिट, एज अ ये कुछ इनकी जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। गुडनेस ऑफ फिट का टेस्ट करना है, वहां पर काई स्क्वायर टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड एट्रीब्यूट्स में यूज किया जाएगा, और टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी में, यानी कि जो सैंपल है हमने लिया है पॉपुलेशन से वो कितनी एक जैसी दिखती है, यानी कि उसके अंदर होमोजेनिटी कितनी है। कंडीशंस दी हैं कुछ काई स्क्वायर टेस्ट की। ऑब्जर्वेशन मस्ट बी इंडिपेंडेंट, तो सारी ऑब्जर्वेशन जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। एक ऑब्जर्वेशन दूसरे को जो है किसी भी सेंस में इंपैक्ट नहीं करनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन आर कलेक्टेड एंड यूज्ड ऑन अ रैंडम बेसिस, बिल्कुल रैंडमली सेलेक्टेड होनी चाहिए आपकी सारी ऑब्जर्वेशन। द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज लार्जर, तो हमारा एन जो है वो 50 से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने होने चाहिए, 50 से ज्यादा। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी शुड नॉट बी लेस देन 5, तो 5 से जो है वो कम नहीं होनी चाहिए हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एप्लीकेशंस देख लेते हैं काई स्क्वायर टेस्ट एज अ टेस्ट फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस। तो पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन के अंदर जो वेरिएंस कैलकुलेट करना है उसको एनालाइज करने के लिए अपना काई स्क्वायर टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। पैरामेट्रिक टेस्ट तो ये है ही है। तो नंबर 1 पढ़ते हैं यही वाला कि पॉपुलेशन की वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है काई स्क्वायर टेस्ट के लिए, वो है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अपना जो है वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। क्या होता है, वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर अपना। तो उसको इस तरह से जो है रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसको जो है आप अपना जो है नंबर ऑफ मल्टीप्लाइड बाय जो अपनी एन एस है यानी कि वेरिएंस है उससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जो है आप मीन जो है अपना निकालिए, आपके पास एक्स की वैल्यू दे रखी है, आप उसके अंदर से मीन सेलेक्ट कीजिए, आप उस मीन को जो है अपनी इंडिविजुअल वैल्यूज में से माइनस कर दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, और इसका जो सम टोटल आएगा यानी सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर जो आएगा आपके पास, वो वैल्यू यहाँ प्लेस कर दीजिए। आप अपना स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, उसका स्क्वायर कीजिए, आपका वेरिएंस आ जाएगा। और ये जब दोनों आप एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे तो आपका जो है काई स्क्वायर टेस्ट फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस कैलकुलेट होकर आ जाएगा। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, a random sample size of 25 from a normal population gives a sample mean is 45 and sample standard deviation is 7. Test the hypothesis that the population standard deviation is at 10. तो हमारा नल हाइपोथेसिस कितना हो गया, 10। हमने माना है कि भाई हमको क्या डिस्प्रूव करना है कि भाई वो 10 है या नहीं है। और अभी फिलहाल हम जो अपना ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो क्या करेंगे कि वो 10 से ज्यादा या कम होगा, या ज्यादा ले लेंगे या कम ले लेंगे। तो वही चीज यहाँ पर माना गया है। उसके बाद हमारे पास एन दिया है, हमको मीन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है 45, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो ये इस तरह से डिनोट किया जाता है, इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा यानी 49, वो हमारा क्या बन जाएगा, वेरिएंस बन जाएगा। तो उस तरह की चीजें यहाँ पर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। तो ये हमारे पास ये गिवन है, हमने मान लिया है, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है 10, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कितना आ जाएगा। और हमने ये अपना एस जो है यानी कि स्टैंडर्ड वेरिएंस जो है वो एस मान लिया है यहाँ पर, इसको 7 को। तो वही चीज यहाँ पर दी है, आप इसको आसानी से फॉर्मूले में प्लेस करके अपने जो है आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। तो वही चीज डिग्री ऑफ फ्रीडम फिर से n-1 निकल जाएगा, और इस तरह से आपकी जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी। द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज लेस देन द टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर, so we accept the null hypothesis and conclude that the population standard deviation is
10, बस इतना सा काम है इसके अंदर। सिमिलरली अगर आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की तरह इस्तेमाल करना है तो काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि ओ माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, उसका स्क्वायर कर देंगे और डिवाइड कर देंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से। तो ये जो है आपका काई स्क्वायर टेस्ट ऐसा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बन जाएगा। तो ये चीजें आपकी यहाँ पर बताई गई हैं। ये आपको प्रैक्टिकल के थ्रू जो है यहाँ पर अलग अलग तरीके से समझाया गया है। अब आते हैं टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट ऑफ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वहां पर कैसे करेंगे, पर यूनिट में डिफेक्ट जो है वो 250 यूनिट्स का माना जाता है। तो बताइए कि फिटिंग द पॉइजन इस तरह से जो है आप अपनी चीजें पॉइजन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वो सारी फिर जो वही फॉर्मुलेज हैं वापस से लगा देंगे। ये देखिए, तो आपका जो काई स्क्वायर टेस्ट भी है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब आते हैं येट्स करेक्शन इन अ 2x2 टेबल। जो येट्स हैं, फ्रैंक येट्स हैं, जो इंग्लिश स्टैटिस्टिशियंस थे, उन्होंने 2x2 के टेबल में यानी कि दो जो हमारे सैंपल्स हैं उनके टेबल के अंदर जो है करेक्शंस किस तरह की जाएंगी काई स्क्वायर के जो है हिसाब से, वो चीजें यहाँ पर बताई गई थी। येट्स करेक्शन इज डेवलप्ड बाय फ्रैंक येट्स एंड इंग्लिश स्टैटिस्टिशियन। येट्स हैज सजेस्टेड करेक्शन फॉर कंटिन्यूटी इन काई स्क्वायर वैल्यू बाय यूजिंग 2x2 टेबल। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। तो ये आपका बन जाता है the result of a certain survey of 70 ordinary shops of small size is given below। रन बाय मैन, रन बाय वुमेन, टाउन में कितनी, विलेज में कितनी, टोटल कितनी। तो आप देखेंगे ये 1 2, ये 1 2, तो क्या बन गया, ये आपका 2x2 टेबल बन गया। एक्चुअल टेबल जो है वो इतनी ही है, ये तो टोटल के कॉलम है नीचे। तो 2x2 टेबल के हिसाब से काई स्क्वायर के अंदर जो है काई स्क्वायर टेस्ट के अंदर किस तरह से करेक्शंस की जाएंगी वो चीज यहाँ पर बताई गई है। ये आपके फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं। ये पीडीएफ जो है मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है आपने गूगल ड्राइव के लिंक में। आपका स्टैटिस्टिक्स का जो है सिलेबस वो पूरा हो जाता है। आज मैंने आपको यूनिट 1 करवा दी, यूनिट 2 करवा दी, यूनिट 3 भी करवा दी और यूनिट 4 भी करवा दी। आप इसको अपनी अच्छी तरह पढ़े, आप अपने खुद के शब्दों में इनको रिफ्रेश करने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिकलिटी अगर आपको अच्छी है, आपकी आपके प्रैक्टिकल बेस्ड स्टैटिस्टिक्स का अच्छा है, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे हैं और उनको समझने के लिए प्रैक्टिकल का अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इनके इलस्ट्रेशंस को ही जो है बार बार से दोहराएं। मेरी आपसे यही विनती है कि आप जो है स्टैटिस्टिक्स को जो है अच्छे से कर ले। थोड़ा स्कोरिंग भी रहता है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चंस आप देखेंगे इसके अंदर काफी काफी जो है छोटे से हैं और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी इनके अंदर कोई भी बहुत रॉकेट साइंस वाले नहीं थे। आपने देखा आज जो है कॉन्सेप्ट्स कितने आसान थे, एसोसिएशन वाला कॉन्सेप्ट कितना आसान था, काई स्क्वायर टेस्ट अपने आप में कितना आसान है, उसके फॉर्मूलाज कितने आसान है, सिग्मा एक्स माइनस जो है मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो है उस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इस तरह से वेरियंस जो है उसका स्क्वायर कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो उसे डिवाइड कर देंगे तो आपका जो है काई स्क्वायर टेस्ट निकल के आ जाएगा। तो वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो ओवरऑल मैं अगर कहूँ तो स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर जो है आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है वो मॉडरेट लेवल का आपको गिवन है। तो आप इसको अगर 2-3 बार अपने एग्जाम से पहले अच्छे से रीड कर लेंगे तो आपका एग्जाम जो है वो अच्छे से हो जाएगा। आपकी जो अपनी प्रेजेंटेशन है वो भी अच्छे से आप कर पाएंगे। तो आपके लिए मैं आशा करता हूँ नए साल पर कि आपका जो है आने वाला साल अच्छा रहे और आप अपने लेक्चर जो है वो अच्छे से देखेंगे, पूरा देखेंगे, खुद से एक बार रिवाइज करेंगे, 2 बार रिवाइज करेंगे, पीडीएफ जो है उनसे पढ़ेंगे खुद से। लेक्चर को 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, कितनी बार भी देखिए, लेकिन जब तक आप उसको खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको चीजें हमेशा अधूरी ही समझ में आएंगी। तो अपनी तरफ से जरूर पढ़िएगा, प्रैक्टिकल्स का सहारा लीजिएगा, कॉन्सेप्ट को पढ़ के थ्योरी एक बार पढ़ ले, उसके बाद जो है प्रैक्टिकल से एक बार जो है उन पर नजर मारिएगा, उनको साथ साथ देख देख कर ही जो है आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो अपने कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने थ्योरेटिकली पढ़े हैं वो आपको क्लियर होते चले जाएंगे। तो बस यही था हमारे स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस, ये आपका आज कवर हो जाता है। आगे आने वाले जो अपने इस टाइम का जो 3 PM हमारा स्लॉट है उसके अंदर हम आपका नया जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट कर देंगे। सुबह के स्लॉट में हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे 12 बजे के और शाम के स्लॉट में फिलहाल जो आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर बिजनेस ही चलेगा। तो मैं आशा कर रहा हूँ आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।